Hi everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for financial reporting. And today we are gonna learn about IFRS 9, or you can say financial instruments. That is extremely important standard. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल आप कह लें, इम्पोर्टेंट कह लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से ये एक बहुत ट्रिकी स्टैंडर्ड है। तो इसको बहुत ही गौर से आपने पढ़ना है, नॉट जस्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकली भी बहुत मुश्किल स्टैंडर्ड है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस पॉइंट में अगेन बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर भी। और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आए शुरू करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। और इसके लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं उसको जानने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि इसके ऊपर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि F7 लेवल पे भी हैं, SBR लेवल पे भी हैं। IS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, जिसमें सारी इसने डेफिनेशंस बताई हुई हैं, इसको डिफाइन किया हुआ है IS 32 के अंदर। फिर IFRS 7 में डिस्क्लोजर है, ये लेस रेलेवेंट है F7 लेवल पे लेकिन रेलेवेंट है ऑब्वियसली। लेकिन IFRS 9 इज द की स्टैंडर्ड आप कह लें, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड, जिसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, कौन से मॉडल्स अप्लाई होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं फाइनेंशियल एसेट्स की और लाइबिलिटीज की। ठीक है, तो इसमें देखें यही लिखा हुआ है, IS 32 डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। IFRS 9 डील विद हाउ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेजर्ड। ठीक है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, इंटरव्यू में हर जगह आपसे ये पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। एंड व्हेन दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। IFRS 7 डील विद द डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि आपके नोट्स टू द अकाउंट्स में जाता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मींस ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी और एसेट को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, किसी और एसेट को या लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करता हो। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दो चीजें होती हैं, या तो फाइनेंशियल एसेट होता है या फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है, जो कि हम नीचे पढ़ने वाले हैं। पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोडक्शन। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity। ठीक है, तो एक का ये फाइनेंशियल एसेट बनता है, एक का ये फाइनेंशियल लायबिलिटी बन रहा होता है। कैसे? जैसे कि आपको शायद पता ना हो, जो कैश है, हम जो कैश यूज करते हैं, दैट इज योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। या फिर आप शेयर्स का आपको पता होगा, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। रिसीवल्स है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, आपने पास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। कैश डिपॉजिट्स हैं, बैंक में पैसा रखा हुआ है, दीज, और बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इक्विटीज में आपने शेयर्स परचेज किए हुए हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं। क्या होते हैं ये, इनके हम डिटेल में नहीं जा रहे, मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि दीज आर मल्टीपल जो डेरिवेटिव्स हैं, जो हेजिंग टेक्निक्स हैं, ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल करते हैं। जिसके डेरिवेटिव्स के लिए हम लोग नॉर्मली हेजिंग टेक्निक यूज करते हैं। तो ये आपने F9 के अंदर भी पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो ये सारे अगर हम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये ट्रिकी है और हर कॉन्सेप्ट इज बेसिकली वेरी ट्रिकी। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का की स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में पढ़ते हैं। इन रीसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ ह्यूज ग्रोथ वर्ल्ड वाइड इन द वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ऑब्वियसली नंबर्स का बहुत ज़्यादा गेम है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना ज़रूरी था कि जो कि इन सब चीज़ों को डील करता हो। ठीक है, there were numerous concerns about the accounting practices used for financial instruments which led to demands for an accounting standard। जैसे कि मैंने कहा, the concern include the following: there had been significant growth in the number and complexity of financial instruments। multiple तरीके के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स, व्हाटएवर। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती जा रही थी, तो इसके लिए स्टैंडर्ड की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैड नॉट डेवलप्ड इन लाइन विद द ग्रोथ इन इंस्ट्रूमेंट्स, इतना डेवलप नहीं था पहले। There had been a particular problem with derivative, example forwards, futures, swaps, etc.
जैसे कि मैंने कहा अनरियलाइज्ड गेन और ऑन मेनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, बहुत सारे गेन और लॉसेस को रिकॉर्ड ही नहीं किया जा रहा था जब तक ये स्टैंडर्ड नहीं था। एंटिटीज could choose when to recognize profits on instruments order to smooth profits, तो इससे कंपनी क्या करती थी, हमने फायदे उठा लेती थी किस तरीके से, जिसको आप विंडो ड्रेसिंग भी कहते हैं, जिसको आप और भी वर्ड यूज करते हैं, इंटेंशनली अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना थ्रू यूजिंग द अकाउंटिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो जब ये स्टैंडर्ड नहीं था तो ऐसा हो रहा था, अब ये स्टैंडर्ड आ गया तो अब ऐसा होना मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने कहा कि हमारे सिलेबस के अंदर, हमारे एग्जाम के अंदर दो चीजें आने वाली हैं जो कि आपने फोकस करनी है। मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, एग्जाम्पल्स बताए। ये एग्जाम्पल्स और बैकग्राउंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अब जो हम पढ़ने जाएंगे वो है। जैसे कि मैंने कहा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दो तरीके के होते हैं। मैं यहाँ थोड़ी सी डायग्रामेटिक व्यू में भी इसको शेयर कर देता हूँ। फाइनेंशियल, बल्कि मैं इसको बुलेट्स बना देता हूँ कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो नंबर 1 एक होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं, और नंबर 2 होते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटीज। ठीक है, दो ही चीजें पॉसिबिलिटी हैं इसके अंदर कि फाइनेंशियल एसेट्स होंगे या फाइनेंशियल लायबिलिटीज होंगे, और इन्हीं की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट IFRS 9 IAS 32 के अंदर जो उसकी डेफिनेशन है ये सब बताई गई है। तो आज हम पहली डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल एसेट को। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट को, फाइनेंशियल लायबिलिटी को बहुत आसान तरीके से समझना ज़रूरी है। अगर आपने आसान तरीके से इसको समझ लिया तो ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, और ये आपके लिए लाइफ टाइम एक तरह की नॉलेज हो जाएगी। SBI लेवल पे भी ये आएगा। तो अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग होंगी, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो SBI लेवल पे क्या, आगे प्रैक्टिकली भी आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आपने F7 लेवल पे इतना इसको ग्रिप कर लेना है कि आपके लिए SBI बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो फाइनेंशियल एसेट, जैसे कि मैंने कहा, फाइनेंशियल एसेट इज एनी एसेट दैट इज रिप्रेजेंटिंग एनी अदर एसेट, किसी और एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है कैश। तो आप सोच रहे होंगे कैश तो खुद एक एसेट है। वो हमने तो आज तक यही पढ़ा था कि जब तक हमने IFRS 9 नहीं पढ़ा था हमें यही पता था कि कैश जो है ये खुद एक एसेट है। बैंक में बैलेंस रख रहे हैं वो खुद एक एसेट है, तो हम इसको इधर कैश के अंदर बैंक बैलेंस भी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। कैश इटसेल्फ इज अ, मतलब इज अ पेपर मनी। अगर आप देखें तो एक पेपर है, लेकिन वो जो कैश है उसकी जो वैल्यू है वो इसलिए वैल्यू है क्योंकि उसके बैकग्राउंड पे कोई और एसेट जरूर है, जैसे कि रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री। जब आपने देखा होगा जब रिजर्व्स कम होते हैं या बढ़ते हैं तो पैसे की वैल्यू में अप एंड डाउन आता है। उसकी रीजन यही होती है कि कैश रिप्रेजेंट्स अनदर एसेट एंड दोज एसेट्स आर रिजर्व्स। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि कैश की कहानी क्या है, मैं एक अलग वीडियो पे बना दूंगा कि व्हाट इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ द कैश। अभी आपने ये याद रखना है कि कैश रिप्रेजेंट्स रिजर्व्स। ठीक है, पीछे रिजर्व्स होते हैं। जब भी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें या किसी और कंट्री की बात करें, जब भी रिजर्व्स पे इम्पैक्ट आता है तो आपकी वैल्यू ऑफ मनी चेंज होती है। इसी तरह शेयर्स हो गए, शेयर्स भी आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं। अगर आप शेयर्स को परचेज करने जा रहे हैं, आपने शेयर्स परचेज किए हैं तो वो फाइनेंशियल एसेट होते हैं, और अगर आपने परचेज नहीं किए बल्कि इशू किए हैं तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करना है लायबिलिटी और एसेट को। ठीक है, जब हम लायबिलिटी पढ़ेंगे वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये इसी ट्रिकी बात बता रहा हूँ कि लोगों को कंफ्यूजन होती है कि फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी किस तरीके से बन रही है। तो अगर आपने शेयर्स परचेज किए हैं तो वो फाइनेंशियल एसेट है, और अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। और फाइनेंशियल एसेट किस तरीके से हैं कि देखें, शेयर्स भी एक फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि शेयर्स रिप्रेजेंट एनी कंपनी, वो किसी कंपनी के शेयर हैं। उसके पीछे अगर वो कंपनी खत्म हो जाए तो उस शेयर की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो कंपनी तबाह हो जाए उस शेयर की कोई वैल्यू नहीं है। तो फाइनेंशियल एसेट इस वजह से जितने भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शेयर्स अगर मैं परचेज किए हुए हैं वो फाइनेंशियल एसेट कहलाते हैं। अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और एनी फाइनेंशियल एसेट और अनदर एंटिटी। रिसीवल्स की बहुत जबरदस्त एग्जांपल है यहाँ पे, ऊपर मैं ऑलरेडी दे भी चुका हूँ। रिसीवल्स आर आल्सो योर फाइनेंशियल एसेट क्योंकि दे रिप्रेजेंट कैश, जो आने वाला पैसा है। ठीक है, रिसीवेबल है, जो रिसीव होंगे, दोज आर कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज विद अनदर एंटिटी अंडर टर्म्स पोटेंशियली फेवरेबल टू द एंटिटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। ये पूरी डेफिनेशन है जिसको आपने याद करनी है। मैं कहूँगा याद कर लें, याद कर लें, याद कर लें। अच्छा, इस पॉइंट नंबर 3 जो था वो बेसिकली ऑप्शंस होते हैं, जिसको हम बाद में समझेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। क्योंकि ऑप्शंस ऐसा होता है कि एक बंदे के लिए वो फाइनेंशियल एसेट होता है और दूसरे बंदे के लिए वो
दूसरी एंटिटी या बंदे के लिए, आप कह लें इंडिविजुअल के लिए, वो लाइबिलिटी होता है। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी सिंपल, ये आपके जो शेयर्स वगैरह होते हैं वो किसी के, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है किसी और एंटिटी का, वो अगर आपने होल्ड किया हुआ है, दैट इज बेसिकली योर फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एग्जांपल्स भी दिए हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑप्शंस एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। तो दिस वाज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अब हम इनकी मज़ीद डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और समझेंगे कि बेसिकली अब फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है। जैसे कि मैंने कहा बहुत ही ट्रिकी स्टैंडर्ड है, तो बहुत गौर से पढ़िएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा और जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उसको शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, इससे एक तरह से मेरी मोटिवेशन भी होती है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।